जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू वेकिंग क्लासेस। जितने भी बच्चे जेकेएसएसबी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका वाइल्ड लाइफ गार्ड का एग्जाम हुआ था कल, उसका आज हम पोर्शन वाइज डिस्कशन करेंगे। जीके पोर्शन को आज हम देखें। अब आपके दिमाग में चीज आ रही होगी, सर पेपर कल हुआ था, हमने ये ऑलरेडी इसके आंसर कीज देख ली, हमने इसके डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पे देख लिए, अब बार बार इसको क्यों देखेंगे। देखो, द रीजन बीइंग दैट इस वीडियो में जस्ट मैं इनके आंसर नहीं बता रहा। पहली बात, इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा किन पोर्शन पे अब आपको एम्फेसाइज करना चाहिए अगर आपको 2026 में जेकेएसएसबी का एग्जाम निकालना है। क्लियर कट स्टेटमेंट। सेकंड, करंट अफेयर्स में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हम देखेंगे, और जो भी इसके साथ रेलिवेंस, जो भी एग्जाम ओरिएंटेड चीजें होंगी वो आज ही मैं रिवाइज करवा। ये आपका एक रिवीजन सेशन है इसके बेसिस पे, ठीक है। तो आपको एट द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल बी कॉन्फिडेंट कि किस तरह से आपको चीजें पढ़ने, तो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। इसी तरह बाकी पोर्शन में हम देखेंगे। देखो, सबसे पहली बात, सबसे पहले दो क्वेश्चन जो आए थे, दोनों क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के थे, ठीक है। करंट अफेयर्स के सीधे क्वेश्चन थे, बट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देख के आपको ये समझ आएगा कि वन लाइनर करंट अफेयर्स आपको पेपर में पूछा, क्योंकि जो वेबसाइट ऑपरेटर का पेपर था उसमें भी इसी तरह के क्वेश्चन थे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, विच इंडियन एथलीट सेट अ नेशनल इंडोर रिकॉर्ड टू विन द गोल्ड मेडल इन द मेंस हेप्टाथलॉन एट द एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 इन चाइना। तो 2026 चाइना में जो एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी, उसमें किसने नया रिकॉर्ड बनाया है, जिसने गोल्ड मेडल जीता? कौन से इंडियन एथलीट थे? तो इनका नाम था तेजस्विन शंकर, ठीक है। तेजस्विन शंकर इनका नाम था, इनको ये अवार्ड मिला, ठीक है। पहला ये क्वेश्चन आया। दूसरा क्वेश्चन आया, द सर्विसेज टीम डिफीटेड विच स्टेट इन द फाइनल्स टू बिकम द चैंपियन ऑफ 79 नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप फॉर द संतोष ट्रॉफी। देखो, फुटबॉल की फील्ड में संतोष ट्रॉफी होती है, तो 2025-26 की जो नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप थी उसमें सर्विसेज टीम जीती है। इसने किस टीम को हराया? तो केरला टीम को हराया था इन्होंने, ठीक है। और ये मैच कहां पर हो रहा था? असम में हो रहा था। कहां पर हो रहा था? असम में। असम के जो दाकू खाना जो फुटबॉल स्टेडियम है वहां पर ये हो रहा था, और केरला को हराया था, और सर्विसेज ने ये संतोष ट्रॉफी जो फुटबॉल की जीती थी, ठीक है। यही दो आपके करंट क्वेश्चन आए ना। अब यहां से आपको क्या एम्फेसाइज करना है, किन चीजों पे एम्फेसाइज करना वो बता। देखो, जो इससे पहले वेबसाइट ऑपरेटर का भी पेपर हुआ 2026 में, उसमें भी करंट अफेयर्स वन लाइनर की फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है। आपने क्या करना है? कुछ नहीं करना है। आपने जो भी आपको यूट्यूब में चैनल मिलते हैं सेंटर के, जो एसएससी लेवल का, एसएससी का करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, उनसे पढ़ लो, ठीक है। डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो करंट अफेयर्स जैसे एसएससी वाला आता है ना, वन लाइनर वाला, वैसा पूछे, जैसे स्पोर्ट्स में, अवार्ड्स में, ऑनर्स में, ठीक है। ऐसे नहीं टॉपिक्स होते हैं जो, ठीक है, इस बार कहां पर हुई, कौन रिपब्लिक डे में कौन आया, दिस दैट चीफ गेस्ट कौन था, कौन प्राइम मिनिस्टर बना, कौन प्रेसिडेंट बना पहली बार, दिस दैट वुमेन में फर्स्ट किसने क्या किया, ये होते हैं वन लाइनर करंट अफेयर। ऐसे करंट अफेयर इस साल जेकेएसएसबी के ट्रेंड में मैंने देखे हैं, तो ऐसे करंट अफेयर आप कवर करोगे। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो करंट अफेयर्स वाला हमें सर समझ आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। भाई, जिन्होंने मैराथन सेशन भी देखे होंगे ना, उनके भी क्वेश्चन निकल गए होंगे, ठीक है। अब मैं वो उनकी तरह मैं नहीं करता कि जैसे एक एक क्वेश्चन निकाल के बताऊंगा वहां से आया था, बट जो मेरे से पढ़ते होंगे उनको पता होगा ये क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात, ये बुद्धिस्ट काउंसिल हैं और उनकी लोकेशन कहां पर हुई, ठीक है। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, 2 जैन काउंसिल हैं। आपको इनके बारे में तो पता ही होना चाहिए। ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें इसके रिलेटेड कुछ ना कुछ ना आए, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी राजगीर में। कहां पर हुई थी? राजगीर में, ठीक है। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी वो हुई थी वैशाली में, ठीक है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी वो कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। मैं ये मान के चल रहा हूं आप ये पढ़ चुके हो। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पर हुई थी? कश्मीर में, ठीक है। तो फोर्थ का डी, थर्ड का जो है वो हमारे पास आ गया बी पार्ट। थर्ड का बी थोड़ी है, थर्ड का सी है, तो ये गलत है ना, इसने गलत मार्क की है इस बच्चे ने। इसका बी है, ठीक है, इसका बी है। थर्ड का सी, फोर्थ का डी, सेकंड का ए और फर्स्ट का बी, ठीक है। तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पर हुई थी? राजगीर में। सेकंड वैशाली में, थर्ड वाली पाटलिपुत्र में, और फोर्थ वाली कश्मीर में हुई थी, ठीक है। एक बार इसको वापिस आज रिवाइज करवा देता हूं, क्योंकि यहां से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आता है बुद्धिस्ट काउंसिल और जैन काउंसिल। देखो, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल आपको कोई भी पूछेगा तो कब हुई थी? 483 बीसी में। कब हुई थी? 483 बीसी में। कहां पर हुई थी? राजगीर में हुई थी। कहां पर हुई थी? राजगीर में हुई थी, ठीक है। और किसने करवाई थी? जो रूलर था जिसका नाम था अजात शत्रु। किसने करवाई थी? अजात शत्रु ने। और इसको प्रिसाइड, देखो ये बुद्धिस्ट काउंसिल तो कोई ना कोई इसका प्रेसिडेंट होता था। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे महाकश्यप। क्या नाम था इनका? महाकश्यप, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में कोई दिक्कत नहीं है। जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हमारी, वो हुई पूरे 100 साल, 383 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। और कहां पर हुई? ये वैशाली में हुई। यह हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वैशाली में हुई। इस टाइम रूलर कौन था? काल अशोका। कौन था? काल अशोका। और इसको प्रिसाइड किसने किया था? प्रेसिडेंट कौन थे इसमें? सबाकामी। कौन थे? सबाकामी, ठीक है। भाई लिख लो, आप कितनी बार छोड़ोगे, ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्रा में। कब हुई थी? 250 बीसी के अराउंड, ठीक है, 250 बीसी
BC के अराउंड पाटलिपुत्र में हुई थी, पाटलिपुत्र। और किसने करवाई थी? ये अशोका ने। किसने? अशोका ने करवाई। आपको पता है अशोका बुद्धिज्म को फॉलो करता था और इसको प्रिसाइड किया था मोगाली पुट्टा तिस्सू ने, ठीक है, इन्होंने इसको प्रिसाइड किया था। दिस इज क्लियर। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो हमारी वो कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी, ये सबको पता है, 72 AD के अराउंड हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कश्मीर में, कश्मीर के कुंडलवन में, एग्जैक्टली प्लेस जो है हरवान जिसे आज कहते हैं। तो इसको किसने करवाया था? कनिष्क ने। किसने कराया था? कनिष्क। और इसको प्रिसाइड किसने किया था? अश्व घोष ने। किसने प्रिसाइड किया था? अश्व घोष ने। अब और डिफिकल्ट बनाना होगा तो क्या करेगा? ठीक है, अब तो जेकेएसएसबी वैसे तो पूछ नहीं रहा है, जैसे पहले वन लाइनर जीके पूछता था, जीके वन लाइनर नहीं आ रही है, करंट वन लाइनर आ रही है। जीके अब थोड़ी डीप पूछा है। देखो तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, जिसमें इंपॉर्टेंट हुआ, इसमें कंपाइलेशन हुई थी विनय और सुत्त पिताका की। ठीक है, कंपाइलेशन हुई थी किसकी? विनय और सुत्त पिताका की, विनय एंड सुत्त पिताका। अगर एग्जाम में पूछे तो याद कर लेना, ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में हुई थी। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में जो हमारा बुद्धिज्म है ये 2 सेक्ट में टूट गया था। तो बुद्धिज्म जो है वो 2 पार्ट्स में टूट गया था। एक है हिनयाना, ठीक है, हिनयाना जिसको हम बोलते थे ओल्डर या वी कैन से लेसर व्हीकल, ठीक है, लेसर व्हीकल। और दूसरा जिसमें ये टूटा था दैट इज महायाना। किसमें टूटा था? महायाना, जिसको क्या बोलते थे? ग्रेटर व्हीकल। ठीक है, ग्रेटर। ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है यार, आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट फॉर यू। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है सब। ये जो मैंने कल्चर पे, आप मुझे बोल रहे हो कल्चर एंड हेरिटेज का एक कंप्लीट मैराथन सेशन ले आना है, मैं लाऊंगा। बट एक कल्चर एंड हेरिटेज का मुझे लगता है अभी 18-19 हजार बच्चों ने देखा, उसमें मैंने एमसीक्यू कम रिवीजन में पढ़ाया था, उसमें भी ये पढ़ाया हुआ था। ये महीना पहले की बात है, कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है। ठीक है, और इसमें एक और चीज मैं आपको बताता हूं, इसके साथ साथ आपको जैन काउंसिल भी पूछ सकता है, कौन कौन सी जैन काउंसिल हुई, तो ये भी आप देख लोगे। देखो पहली जो जैन काउंसिल हुई वो कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। कहां पर? पाटलिपुत्र। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र में हुई थी और पहली जैन काउंसिल जो है पाटलिपुत्र में हुई थी। और स्थूलभद्र ने इसको करवाया था। स्थूलभद्र ने। किसने करवाया था? स्थूलभद्र। दिगंबर्स जो थे ना उनमें था स्थूलभद्र, उन्होंने करवाया था। कब हुई थी ये? 3rd BC में। कौन सी? 3rd सेंचुरी BC में हुई थी, ये आपको याद रखना है। इसमें जो है जो जैना के 12 अंगाज है ना वो बने थे, 12 अंगाज। ठीक है, अंश और उपंगाज है ना जो जैनिज्म में, तो उसमें 12 अंगाज यहाँ पर बने थे। ठीक है, और सेकंड जो है, सेकंड जैन काउंसिल जो हुई थी वो 512 AD में हुई थी। 512 AD में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पर हुई थी? वल्लभी में। वल्लभी गुजरात में। कहाँ पर? वल्लभी गुजरात में हुई थी। यहाँ पे उपंगाज जो है वो बने थे। ठीक है, ये याद कर लें, ये इंपॉर्टेंट है जैनिज्म और बुद्धिज्म के रिलेटेड। यहीं से कल्चर में यही कुछ आता है, जैनिज्म, बुद्धिज्म, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इन चीजों के रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, या कौन सी बुक किसने लिखी है। ठीक है, दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? देखो इसलिए बोल रहा हूँ, कहीं से भी पढ़ा है बट ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आप बोलोगे तो बाकी इसी तरह के पोर्शन बाकी सारे भी कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लिटरेरी वर्क्स आर करेक्टली मैच विद देयर ऑथर? भाई ये ना आपको मैंने थोड़े दिन पहले ही ये पढ़ाया था, किसने कौन सी बुक लिखी है। जिसने वो लेक्चर देखा होगा ये कवर कर लिया होगा। देखो जो बृहद संहिता है ना, बृहद संहिता जो है आर्यभट्ट ने नहीं लिखी है, सबसे पहली बात यही गलत था यहाँ पे। ठीक है, ये किसने लिखी है? वराह मिहिरा ने। किसने लिखी है? वराह मिहिरा ने। ठीक है, मिहिरा ने। ठीक है, ये इसने लिखी है, तो ये आर्यभट्ट ने नहीं लिखी है, तो ये गलत था। बाकी जो मिरच कतिका जो है वो सुद्रका ने ही लिखी थी, और जो हमारी मिलंद पन्नु है वो नागसेन ने ही लिखी है, जिसमें मिलंद का साथ जो है नागसेन का वो पूरा उसमें बताया हुआ पूरा। ठीक है, तो सेकंड एंड थर्ड स्टेट में इसमें करेक्ट थी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट था। ठीक है, तो जो हमारी बृहद संहिता है वो आर्यभट्ट ने नहीं लिखी है, वो किसने लिखी है? वराह मिहिरा ने लिखी। तो यार कितनी बार ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो हमारी एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री में जो बुक्स हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट आपका कल्चर का पार्ट है, जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। तो क्या आप सब अभी बताओगे? बिल्कुल, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा जो जो इंपॉर्टेंट। देखो सबसे पहले जो अकबरनामा है, अकबर के बारे में अकबरनामा जो इंपॉर्टेंट वाली है मैं अभी लिखवा दूंगा आपको। ठीक है, अकबरनामा वो किसने लिखी है? अबुल फजल ने। किसने लिखी है? अबुल फजल ने। ठीक है, उसके बाद एक है अमरकोश। अमरकोश कौन सी? अमर कोशा। अमरकोश जो है वो किसने लिखी है? अमर सिमा ने। किसने लिखी है? अमर सिमा ने। ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, आर्यभट्ट ने कौन सी लिखी है? एक तो आर्यभट्ट ने आर्यभट्टिया लिखी है, आर्यभट्टिया, ये भी आर्यभट्ट ने लिखी है। सूर्य सिद्धांता, ये भी पूछता है एग्जाम में, सूर्य सिद्धांता, सूर्य सिद्धांता, ये भी किसने लिखी है? आर्यभट्ट ने। किसने लिखी है? आर्यभट्ट ने। ठीक है, ये एग्जाम में पूछता है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी है, तो जो बाबर है वो बाबर ने लिखी है। तुजुके बाबरी भी बाबर ने लिखी है, तो ये कई बार पूछ लेता है, तुजुके बाबरी बाबर ने लिखी है, बाबरनामा बाबर ने लिखी है, तो ये भी कहीं ना कहीं लिख दो, जो मैं बोल रहा हूं साथ साथ वो भी कहीं ना कहीं लिख दो, ये पूछता है। ठीक है, उसके बाद आपका एक है बुद्ध चरितम।
बुद्ध चरितम, बुद्धा का चरित्र जो है बुद्ध चरितम, ये किसने लिखी है? बुद्ध चरितम लिखी है आशु घोष ने। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक। किसने लिखी है? आशु घोष ने। बुद्ध चरितम किसने लिखी है? आशु घोष ने। ये आप लिख लेना कहीं पर भी, ठीक है। दिस इज क्लियर। फिर उसके बाद हमारे पास ना जो भान भट्ट है, भान भट्ट ने 2 इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी हैं एग्जाम के लिए। जो 2 इंपॉर्टेंट भान भट्ट की बुक्स है, 2 या 3 बुक्स है, पर 2 में इंपॉर्टेंट बता दें। एक तो हर्षाचरित, जो हर्षा था उसका चरित्र लिखा किसने? भान भट्ट ने लिखा है। और दूसरा कदम्बरी, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, कदम्बरी बुक किसने लिखी है? तो ये भी भान भट्ट ने लिखी है, ठीक है। फिर एक बुक है आपकी नाट्य शास्त्र, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र किसने लिखी है? भारत मुनि ने। किसने लिखी है? भारत मुनि ने। भारत मुनि ने लिखी है। भाई एक ना मैराथन सेशन लाऊंगा मैं इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज का, डोंट वरी, उसका लाऊंगा। उसमें मैं सारा बता दूंगा आपको जो जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। बट आज थोड़े बहुत मैं बता देता हूँ, ताकि एक पृथ्वीराज भी है, पृथ्वीराज रासो, ये भी इंपॉर्टेंट है, मुझे याद आ गई। पृथ्वीराज रासो, ठीक है। ये बुक किसने लिखी हुई है? ये लिखी हुई है चांद बरदाई ने। चांद बरदाई, ठीक, किसने लिखी है? चांद बरदाई ने। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट बुक, इसके बारे में एग्जाम में पूछता है, ठीक है। फिर हर्षवर्धन ने जो बुक लिखी है, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। हर्षवर्धन की बुक्स हैं, हर्षवर्धना की बुक्स हैं, जो इनकी बुक्स हैं, जैसे नागनंदा इनकी बुक है। प्रियदर्शिका और रत्नावली, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। प्रियदर्शिका और रत्नावली, एक बार वापस रिवाइज भी करवा लूंगा, डोंट वरी, आप लिख लो पहले। रत्नावली और प्रियदर्शिका ये सब किसने लिखे हैं? हर्षवर्धन की बुक्स हैं, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फिर राजतरंगिणी कल्हाना की, ये तो तुम्हें बताने की बात नहीं है। फिर एक गीत गोविंद है, जयदेव ने लिखी है। गीत गोविंद सर कितनी बहुत हैं यार, बहुत हैं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट वाली बता रहा हूँ, ठीक है। फिर कालिदास की बुक तो तुम रट ही लेना। कालिदास ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, सभी इंपॉर्टेंट है ऑलमोस्ट। जैसे अभिज्ञान शकुंतलम, जो अभी यहाँ पे आई थी, अभिज्ञान शकुंतलम, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कुमार संभवम, वो भी कालिदास की है। मालविका अग्निहोत्री, ये भी कालिदास की है। फिर उसके बाद मेघदूत, ये भी इसकी है। रघुवंशम, ये भी कालिदास की है। शकुंतला कालिदास की है, ठीक है। उसके बाद जो है विक्रम उर्वशी, ये भी कालिदास की है। तो कालिदास की ना अच्छे से पढ़ लेना। कौन कौन सी है सर? कालिदास की कौन कौन से लिख लूँ यहाँ पे? चलो लिख लेते हैं। कालिदास की सबसे पहले जो है, एक तो है अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञानम शकुंतलम, ये किसकी है? कालिदास की। शकुंतलम, ठीक है, शकुंतलम, ये किसकी है? कालिदास की। कुमार संभवम, ठीक है, संभवम, ये भी किसकी है? कालिदास की है। मालविका अग्निमित्र, ये भी किसकी है? अग्निमित्र, ये भी किसकी है? कालिदास की। मेघदूत भी किसकी है? कालिदास की। रघुवंशम, ये भी किसकी है? कालिदास की। और शकुंतला, ये भी किसकी है? शकुंतला, ये भी किसकी है? कालिदास की, ठीक है। तो कालिदास की बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे फिर आप कौटिल्य की अर्थशास्त्र है, ये सबको इंपॉर्टेंट है। देखो मैं इतनी बताता हूं आज, क्योंकि मैंने ना आपके लिए, मैं आपको जस्ट बता रहा हूं कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पोर्शन है। बाकी हम अभी एक सेशन करेंगे इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, क्योंकि बाकी पोर्शन पे मैराथन सेशन आए थे, बट इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज पे नहीं आया था, तो उसमें हम कवर कर लेंगे। मैं एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ। अकबरनामा अबुल फैजल ने लिखी है। उसका बाबरनामा बाबर ने, तुजुके बाबरी भी है। उसका अमर कोश जो है अमर सिम्हा ने लिखी है। आर्य भट्टिया और सूर्य सिद्धांता आर्यभट्टा ने। बुद्ध चरितम आशु घोष ने लिखी है। हर्ष चरितो कदम्बरी भान भट्ट ने लिखी है। नाट्य शास्त्र भारत मुनि ने। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई ने लिखी है। नागनंदा जो है प्रियदर्शिका और रत्नावली हर्षवर्धन की बुक है। गीत गोविंद जयदेव ने लिखी, और कालिदास की मैंने इंपॉर्टेंट बता दी। ऑल्दो ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है, अभी बहुत सारी और बुक्स हैं, बट वो मैं जब इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज का मैराथन सेशन पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको कवर करवा दूंगा, ठीक है। ऑल्दो मैंने ये पहले भी पढ़ाया हुआ है। अगर आप इसी चैनल पे, आप कल्चर भी वीडियो पे जाओगे, वहां पर मैंने सारी इंपॉर्टेंट बुक्स आपको पढ़ाई है, बट मैंने आज जस्ट आपको बताने के लिए कि कौन कौन सी थीम्स आपके लिए किस किस पोर्शन की इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी भाई जिसने फ्रीडम स्ट्रगल वाले सेशन मेरे देखे होंगे, तो उनके फ्रीडम स्ट्रगल के क्वेश्चन तो बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द परमानेंट सेटलमेंट 1793। देखो परमानेंट सेटलमेंट एक सिस्टम आया, जिसको मेनली कौन से एरिया में लाया गया? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, ठीक है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम आया, जिसके तहत क्या हुआ कि जमींदार को पावर दी गई। जमींदार जो है वो कलेक्ट करेंगे पैसा, और किसको देंगे? ब्रिटिश गवर्नमेंट को देंगे, ठीक है। अब इसके बारे में स्टेटमेंट से आपको बताना दो कौन सी करेक्ट है, पहले आप खुद ट्राई कर लो। देखो सबसे पहली बात, इसमें पहली स्टेटमेंट ये कहता है, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड हास्टिंग्स इन बंगाल एंड बिहार। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। बंगाल बिहार तो ठीक है, बंगाल बिहार उड़ीसा में ही आया था, बट लॉर्ड हेस्टिंग ने इसको नहीं लाया, ठीक है। इसको किसने लाया था? कॉर्नवालिस ने। किसने लाया था? कॉर्नवालिस ने, ठीक है, सबसे पहले। अब आपको ये क्वेश्चन कैसे याद होना था? मैंने आपको एग्जैक्टली बताया था कि किस गवर्नर जनरल या किस वाइसरॉय का टाइम क्या है।
अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होता है ना तो 1793 के टाइम में जो है वो हेस्टिंग था नहीं, कॉर्नवालिस था, तो कॉर्नवालिस के टाइम में आया। पहली बात तो ये थी। जमींदार वर मेड द ऑनर्स ऑफ द लैंड बट देयर राइट्स वर सब्जेक्ट टू सनसेट लॉ। बिल्कुल, इसमें क्या था, जमींदार को ही मेनली जो है वो जो है जमींदार को ही मेनली राइट्स वगैरह दिए गए, जमींदार ही कलेक्ट करता था, उसी को ऑनर ऑफ द लैंड बनाया गया था। मतलब वो विलेजर से कलेक्ट करता था और पैसा किसको देता, ब्रिटिशर्स को। द शेयर ऑफ द गवर्नमेंट वाज फिक्स्ड एट 1/6 और टोटल प्रोड्यूस, नहीं ऐसा नहीं था, 10/11 था। ठीक है, शेयर जो था 10/11 था ऑफ द प्रोड्यूस, मतलब 11 में से 10वां हिस्सा जो है वो चल जाएगा किसके पास, गवर्नमेंट के पास, और जो बाकी बचेगा वो जमींदार ले जाएंगे। इस तरह से ये टैक्सिंग सिस्टम था। ठीक है, जमींदार मतलब इसमें इंटरमीडिएट थे, और इसमें ये किस साइड में चलता है, जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले एरिया में। ठीक है, अब इसमें मेनली जो है मेन रोल जो है किसका है, मेन रोल जो है इसका कॉर्नवालिस का, और इसने किसके साथ मिलकर ये बनाया था, कैप्टन रीड के साथ। किसके साथ मिलकर, कैप्टन रीड के साथ। कई बार ये भी पूछ लेता तो ये भी देख लेना। ठीक है, दिस इज क्लियर। और इसके बाद और कौन सा सिस्टम था, और भी देख लेते हैं, क्या और कोई सिस्टम था? बिल्कुल, सिर्फ एक सिस्टम थोड़ी था रेवेन्यू कलेक्शन का, देयर आर अनदर सिस्टम्स आल्सो लाइक रियोतवाड़ी सिस्टम। एक था रियोतवाड़ी सिस्टम। ठीक है, रियोतवाड़ी सिस्टम, रियोतवाड़ी सिस्टम को लाने वाला थॉमस मुनरो है। क्या नाम है इसका, थॉमस मुनरो। सर अब रियोतवाड़ी सिस्टम में क्या होता था, थॉमस मुनरो, रियोतवाड़ी सिस्टम में ये होता था कि रोत किसको कहते हैं, इंडिविजुअल कल्टीवेटर। मतलब मैं अगर इंडिविजुअल कल्टीवेटर हूं, मैं खेती कर रहा हूं, तो मैं ही रियोत हूं, मैं खुद जाके टैक्स दूंगा। बट इसमें जमींदार वाले कंसेप्ट नहीं था। तो रियोत कौन होते थे, इंडिविजुअल कल्टीवेटर, मतलब जो खुद कल्टीवेट करते हैं वो डायरेक्टली टैक्स पे करते थे। तो इंडिविजुअल कल्टीवेटर्स को ही हम क्या बोलते थे, रियोत बोलते थे। ठीक है, ये इस तरह का सिस्टम था। ठीक है, ये मेनली साउथ वाले एरिया में चलता था ज्यादातर। फिर एक महलवाड़ी सिस्टम आया, महलवाड़ी सिस्टम। देखो महलवाड़ी सिस्टम में भी क्या सिस्टम था, इसमें क्या होता था, एक विलेज का हेड होता था, हेड में वो विलेज का ही होता है, जमींदार नहीं होता था, विलेज का ही। मतलब मान लो सपोज करो एक विलेज में 10 लोगों के खेत हैं, एक होगा जिसका बड़ा खेत है उसको हेडमैन बोला जाता है, एक हेडमैन जो होता है विलेज का उसको महल कहते थे, और वही जो है वो कलेक्ट करता था सबके बिहाव में, वो जाके दे देता था ब्रिटिशर्स को। इस सिस्टम को बोलते हैं महलवाड़ी सिस्टम। ठीक है, इसको लाने में मैकेंजी का इंपॉर्टेंट रोल है। किसका, मैकेंजी का। इतना याद कर लो तो भी काम बन जाएगा। ठीक है, तो आने वाले पेपर्स के लिए ये आपको एडिशनल चीज मिल गई कि इस तरह से क्वेश्चन आता है। और देखो यहां से आपको ये अभी मैं बताऊंगा कि आपने सीखा क्या वहां यहां से। अब वो नहीं आएगा सिर्फ कि मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट का भाई चोरी चोरा इंसिडेंट कब हुआ, कितनी फेब को हुआ, 1922 में हुआ, कब हुआ। ठीक है, तो ये सब अब भूल जाओ, अब ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए जब मैं अपने आपको पढ़ाना शुरू करता हूँ ना, तो मैं आपकी जो रिवॉल्ट 1857 का या पेपर में जो वहां से स्टार्ट करता हूँ, या ब्रिटिशर्स जब आए वहां से स्टार्ट करता हूँ कहानी, क्योंकि अब ना आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यहाँ पर आपको सिंपल है। देखो यार, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था कौन कौन सी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनके कौन कौन जो है उसको लीड कर रहे थे। जब मैंने ये सेशन अपने मैराथन में ये चीजें डाली थी, तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन और ये बात तो काफी बच्चों का आया था कि सर मतलब ये इसका पार्ट नहीं है रिवॉल्ट का। क्यों नहीं पार्ट है भाई, वो अगर फ्रीडम स्ट्रगल में ये भी तो ये क्या तत्वबोधिनी सभा या सत्यशोधक समाज, आत्मीय सभा, इन्होंने क्या किया, सोशल कल्चर रिफॉर्म्स ही तो लाए। तो ये भी तो हमारी एक उसका पार्ट है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का। ठीक है, तो इसको भी आप कंसीडर करोगे। ठीक है, पढ़ते वक्त। अब इसका सिंपल क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर इसने ठीक ही मार्क किया, इसका सी पार्ट ही आंसर। देखो तत्वबोधिनी सभा जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। ठीक है, प्रार्थना समाज आत्माराम पंडुरंग था। ठीक है, सत्यशोधक समाज जो है ज्योतिबा फुले। ठीक है, ज्योतिबा फुले और इनकी वाइफ जो है सावित्रीबाई फुले, इनका सत्यशोधक समाज था। और आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, जो बाद में जाके ब्रह्मो समाज बना था। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन और उनको किन किन स्टार्ट करने वाले हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे ब्रह्मो समाज है, आर्य समाज है, वो किसने, थियोसॉफिकल सोसाइटी है, किसने स्टार्ट किया है। उसके बाद जो भी सेवा सदन है या कुछ भी है और भी इंपॉर्टेंट जो है इंडिया में और अब्रॉड जो इंडियंस ने सोशल कल्चर रिफॉर्म्स लाने के लिए जो स्टार्ट की थी ऑर्गेनाइजेशंस, उनके बारे में आपको, उनके फाउंडर्स के बारे में पता होना चाहिए। एक ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी गई हैं, इंपॉर्टेंट जो न्यूज़पेपर चलते थे। ठीक है, जैसे बाल गंगाधर तिलक का था। ठीक है, जैसे बाल गंगाधर तिलक के 2 न्यूज़पेपर थे, केसरी और मराठा। तो केसरी मराठी में था, मराठा इंग्लिश में था। ऐसे क्वेश्चन आप पेपर्स में आएंगे, तो ये चीजें पढ़ना शुरू कर दो साथ साथ। ठीक है भाई, ये सेशन, मेरा सेशन लाने का मतलब क्या है, मैं तुम्हें बता सकूं कि कौन कौन से टॉपिक्स में अब किस किस तरह से जेकेएसएसबी जा रही है। मैंने वेबसाइट ऑपरेटर का भी पेपर एनालाइज किया, और ये दूसरा पेपर जो मैं एनालाइज कर रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें अब ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तुम ऐसे नहीं बोल सकते। देखो अब क्या तुम हिस्ट्री छोड़ के जा सकते हो, 3-4 क्वेश्चन आए हुए हैं हिस्ट्री के, क्या 4 मार्क्स यहाँ से छूट जाए, आधे आधे नंबर पे तो सिलेक्शन रुक जाती है। तो 4 मार्क्स छोड़ के जाओगे तो क्या करोगे फिर पेपर में। ठीक है,
और जीके बहुत डायनेमिक है, तो तरीके से पढ़ो, ऐसे नहीं काम चलेगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन में कॉमन सेंस भी लगानी होती है। जैसे अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मान लो ये इतना इन डेप्थ क्वेश्चन था, तुम्हें नहीं आता था, बट मैं सच बोलूं ये क्वेश्चन आराम से निकाला जा सकता था, इसीलिए तो मैं आपको पढ़ाने आया हूं। मैं बताता हूं कैसे। देखो अगस्त, ये आपको डेट सारी पता है सर, डेट हमें पता है, हमने डेट रटी हुई थी पेपर में जाने से पहले। अगस्त ऑफर 1940 का था, क्रिप्स मिशन 1942 ठीक था, वेवल्स प्लान 1944-45, माउंट बैटन प्लान जिसमें टूटा था 1947, ये ठीक था। बट आगे हमने इनके पार्ट्स देखने थे, ठीक है। इनके पार्ट्स क्या कहते हैं? August offer was the first time the British explicitly promised the framing of a new constitution by Indians themselves. भाई कहाँ पे अगस्त ऑफर जो था वो पहली बार जब मैं पढ़ा था, मैंने आपको बोलता है किसने लाया था, लिनलिथ गो ने, ठीक है। लिनलिथ गो ने ये लाया था, कौन सा, अगस्त ऑफर, ठीक है। वो था वाइसरॉय था, उसने ये बोला था, उसने इसमें जो हमारा ये था अगस्त ऑफर में, उसने ये अनाउंस किया था कि इंडियंस जो है वो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं बट आफ्टर वॉर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इस स्टेटमेंट कोई गड़बड़ नहीं है। अगस्त ऑफर जो है 1940 में लिनलिथ ने अनाउंस किया था कि ब्रिटिश जो है प्रॉमिस किया था कि एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन खुद बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल एक्सिस्ट है, क्योंकि वॉर में लेके जाने के लिए लोग तो चाहिए थे ना, इंडियंस को वहां पर लेके जाने के लिए वॉर चाहिए थी, ठीक है। अब क्रिप्स मिशन 1942 में ऑफर किया था इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स बट वाज रिजेक्टेड बाय गांधी जी एज पोस्ट डेटी चेक ऑन क्वेश्चन। देखो कॉमन सेंस लगाओ, अगर क्रिप्स मिशन इमीडिएट ट्रांसफर दे रहा था पावर्स टू इंडियंस, तो गांधी जी उसको रिजेक्ट क्यों करते फिर एज पोस्ट डेटी चेक बोल के? अगर ये इमीडिएटली पावर ट्रांसफर, कहाँ इमीडिएटली पावर ट्रांसफर, ये तो बोल रहे थे कि आप वॉर में पार्टिसिपेट करो। ये बेसिकली जो क्रिप्स मिशन आया था 1942 वाला, इसमें ये बोलता आप वॉर में पार्टिसिपेट करो, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगी, सेकंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देंगे। और गांधी जी ने बोलता आप डोमिनियन स्टेटस की कहानी होगी खत्म, हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। तो ये एक पोस्ट डेटेड चेक है, ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो अगर आप पहली स्टेटमेंट करेक्ट करते हो, सेकंड स्टेटमेंट गलत कर देते हो, तो ये भी गया, आपका आंसर वैसे भी पहुंच गया था फर्स्ट एंड फोर्थ। आपको तीसरी स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी। तो कॉमन सेंस भी थोड़ी लगाओ, बट कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे क्योंकि मैंने आपको समझाना है। जो वेवल प्लान था उसने 3 टायर जो है ग्रुपिंग की थी प्रोविंसेस की, सेक्शन नहीं। जो हमारा बिल्कुल सक्सेसफुल जो ब्रिटिशर्स का प्लान था ना, वो था कैबिनेट मिशन प्लान, उसी में हुआ था बेसिकली। कैबिनेट मिशन प्लान में ही ये चीज बोली गई थी कि हम क्या करें, कैबिनेट मिशन प्लान जो है 1946 वाला, उसमें बोला गया था कि 3 टायर ग्रुपिंग होगी प्रोविंसेस की, सेक्शन ए बी सी, ताकि मुस्लिम लीग को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। और माउंट बैटन प्लान जो था ये तो गलत होगी, थर्ड स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है कि माउंट बैटन प्लान ने एक प्लेबिसाइड कराया था नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में, मतलब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वाले प्लेबिसाइड से डिसाइड कर लें किसको ज्वाइन करना है, इंडिया पाकिस्तान। और जो सेलेट डिस्ट्रिक्ट थे असम वाले, उनको बोलता है रिफरेंडम करवा के वो भी डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें ईस्ट बंगाल में जाना है कि कहाँ जाना है, ठीक है। तो इसमें 2 स्टेटमेंट आपकी गलत थी, 2 स्टेटमेंट करेक्ट थी। तो देखो, बट अगर मान लो आपको नहीं आता था, पहली स्टेटमेंट तो पता थी ना सबको, सेकंड स्टेटमेंट जो इमीडिएट ट्रांसफर, यहां से आप इसको निग्लेक्ट कर सकते थे कि इमीडिएट ट्रांसफर अगर होती, क्रिप्स मिशन अगर इमीडिएटली ट्रांसफर की बात कर रहा था, तो गांधी जी उसको पोस्ट डेटेड चेक क्यों बोलते? हमें तो इमीडिएटली ट्रांसफर दिया पावर, हम तो बोल रहे थे ना इमीडिएटली ट्रांसफर ऑफ पावर दो हमें। बट वो क्या चाहते थे कि 1945 के बाद मिलेगी, जब जो है वो जो हमारी वर्ल्ड वार खत्म हो जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही हो ना, तो वो मुझे बता दो फिर, ठीक है। ये टॉपिक्स मतलब पढ़ो आप, अब थोड़ा ना इस तरह से चीज़ों को कवर करना पड़ेगा, ठीक है। अभी कुछ बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि सर ये ऐसे तो लग रहा है आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। देखो जो आपके जेकेएसएसबी का हिसाब है ना, तो इतना तो मैं आपको एश्योरेंस के साथ कहता हूं, इनको नहीं पता चलता कि 10th पास जो पेपर है, 12th पास पेपर है या ग्रेजुएट पेपर है, उसमें डिफरेंस क्या होता है, उस पेपर को सेट करने में डिफरेंसेस कैसे सेट करें, ये तो इनको नहीं पता चलता है, ठीक है। ये मुझे दे दे, मैं इनको पेपर सेट करके दे दिया करूंगा। तो ये तो छोड़ दो, आप ये टॉपिक छोड़ दो, बट आप ये पॉइंट थोड़ी कर सकते हो कि आप उसमें पेपर डिफिकल्ट आए या ईजी। आपको तो पेपर निकालना है, तो आपको तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बट मैं आपको एश्योरेंस से कहता हूं, कई बार ये ऐसा पेपर सेट कर देते हैं जो केएस से प्रीलिम से भी मुश्किल हो जाता है। केएस का प्रीलिम्स इजी होता है इस पेपर से, कई बार ऐसा कर देते हैं ये। बट एनी हाउ हम स्टार्ट करते हैं आगे अपने टॉपिक्स के साथ, ठीक है। अब जब मैं आपको रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया पढ़ाया था, मैंने आपको बोलता जो हमारी नर्दर्न रिवर्स है, मतलब जो हमारी गंगा रिवर सिस्टम है, इंडस रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र, इसकी तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कौन सी लेफ्ट बैंक है, कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और मैंने बोलता बट सदर्न वाली आपकी जो है, जो पेनिनसुलर प्लेटो की जो हमारी रिवर्स है, उनमें बस आपको ये पता होना चाहिए किस रिवर की कौन सी ट्रिब्यूटरी है। तो अगर आपको वो भी पता हो तो आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते थे आराम से कि कृष्णा की इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, कितनी ट्रिब्यूटरीज इनमें से कृष्णा की हैं, ठीक है। तो भाई मैंने ना तब आपको मैप के थ्रू समझाया था, मैंने कृष्णा रिवर बना के अच्छे से
कृष्णा रिवर बना के मैंने आपको कृष्णा रिवर का पूरा सोर्स बताया था, कहाँ से निकली कृष्णा रिवर। फिर मैंने आपको कृष्णा रिवर की सारी ट्रिब्यूटरी बताई थी, जैसे भीमा आती है, ठीक है। उसके बाद भीमा रिवर जो है लेफ्ट से मिलती है कृष्णा में, ठीक है। फिर एक मूसी रिवर मिलती है कृष्णा में, ठीक है। एक पोलेरू रिवर मिलती है, मुनेरू रिवर मिलती है। ये सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, कृष्णा की। फिर मैंने आपको राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कृष्णा की बताई थी, जैसे तुंगभद्रा कृष्णा में मिलती है, ठीक है। उसके बाद हमारी मालप्रभा मिलती है कृष्णा में, ठीक है। उसके बाद मालप्रभा मिलती है। फिर हमने देखा था एक नीरा मोन रिवर है, मतलब काफी रिवर्स हमने देखी थी कि कृष्णा की हैं। बट अगर आपने पढ़ा होगा तो वो सेशन देखा होगा तो आपने आराम से कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। तो इस सारी में ये सारी ही जो है कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज है, बट एक को छोड़ के काबिनी। काबिनी इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा, काबिनी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? कावेरी रिवर। तो जब मैं आपको रिवर्स ऑफ इंडिया का मैराथन सेशन पढ़ाया था, मैंने आपको याद भी करवाया था कि इनको कैसे कैसे आप रिलेट करके रट सकते हो। तो कृष्णा की भीमा भी है, तुंगभद्रा, मालभद्रा, प्लेरू, मनेरू, तो इकट्ठे ज्वाइन करते हैं इसको। तो ये बाकी कितनी होगी, मतलब टोटल 6 थी, जिनमें से 5 जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज है, एक नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी था, 5 ओनली। 5 ट्रिब्यूटरीज हैं कृष्णा की, एक ट्रिब्यूटरीज की नहीं। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू, इसमें भी कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन था, ये भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, ठीक है। मतलब ज्योग्राफी के तो बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं इन्होंने, कॉमन सेंस आपकी चेक करें। जैसे पहली स्टेटमेंट देखो, वेस्टर्न घाट्स आर अ कंटिन्यूअस चेन ऑफ माउंटेन्स दैट कैन बी क्रॉस्ड ओनली थ्रू स्पेसिफिक पासेस वेयर द ईस्टर्न घाट्स आर हाईली डिसेक्टेड बाय ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। भाई अगर तुमने ये क्वेश्चन गलत किया हो ना, तो ये स्टेटमेंट तुम्हें समझ ना आई तो मैं तुम्हें क्या बोलूं। मैंने आपको पढ़ाया था, ये अगर हमारे भारत का पेनिनसुला प्लेट्यू है, ये हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट्स हैं, नीलगिरी माउंटेन्स बीच में आते हैं जहाँ पे उनकी मीटिंग होती है। मैंने आपको बोलता है यहाँ पर हमारी कितनी रिवर्स जा रही हैं, हमारी गोदावरी जा रही है, कृष्णा जा रही है, कावेरी जा रही है, महानदी जा रही है। तो ये सारी इसको ईस्टर्न घाट्स को तोड़ देती है। तो ईस्टर्न घाट टूटा हुआ है, बट वेस्टर्न घाट में कोई मेजर रिवर तो है नहीं, ऊपर बस नर्मदा तापी है। तो वेस्टर्न घाट जो है हमारा वो कॉन्टिन्यूअस। तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट थी, पहली स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ नहीं थी, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट देखो भाई, ये स्टेटमेंट तो मतलब गलत करना तुम बनता नहीं है तुम्हारा। मैंने तुम्हें वेदर क्लाइमेट में अच्छे से पढ़ाया है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो हमारी मॉनसून आते हैं, मॉनसून क्या करते हैं, यहाँ पर ये आपका आ गया अरेबियन सी, यह आ गया बे ऑफ बंगाल, यहाँ से पानी उठाते हैं और यहाँ पर वेस्टर्न घाट में खूब बारिशें होती हैं, खूब वेस्टर्न घाट्स में खूब बारिशें होती हैं। तो जहां पे ज्यादा बारिशें होंगी वहां पे एवरग्रीन पौधे उगेंगे कि डिसीडियस उगेंगे? एवरग्रीन उगेंगे। इन्होंने स्टेटमेंट को उल्टा कर दिया बस। तो जहां पे बारिशें होनी थी वहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट आने थे, इन्होंने स्टेटमेंट उल्टा कर दिया। इन्होंने बोला कि डिसीडियस फॉरेस्ट वेस्टर्न घाट में नहीं, एवरग्रीन है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन वहां पे पाए। सेकंड स्टेटमेंट गलत थी। तो जब आपने सेकंड स्टेटमेंट गलत कर देनी थी तो आपकी ये भी गलत, ये भी गलत, तो मतलब आपकी पहली स्टेटमेंट या थर्ड से। अब आपको थर्ड स्टेटमेंट भी चेक करनी है। थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल ईजी थी, ठीक है। कहता है ग्रेट एस्कार्पमेंट ऑफ द वेस्टर्न घाट एक्ट एज अ प्राइमरी वाटर डिवाइड बिटवीन द अरेबियन। बिल्कुल, जो आपकी वेस्टर्न घाट्स हैं वो अच्छे खासे हैं, कॉन्टिन्यूस हैं, उनकी हाइट भी है, तो वो एक डिवाइड का काम करती है किसके बीच में? अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। बिल्कुल, आपके एक साइड अरेबियन सी, दूसरी साइड बे ऑफ बंगाल है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट थे आपकी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज द करेक्ट वन एंड सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग हियर, ठीक है। जस्ट कॉमन सेंस, जस्ट पढ़ा हो उस नॉलेज को रिलेट कर। भाई अब वो टाइम भूल जाओ। तुम्हें पूछेगा कि मतलब डायरेक्टली बताओ कि हमारी जो अनीमुडी है वो कहाँ पर है, या वो वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट है डोडा बेट्टा है, अनीमुडी है, ठीक है, महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट की है या नहीं है, ठीक है। अब ये थोड़ा इसको अवॉइड करो, ये तो पढ़ो, ये तो पढ़ना ही होता है फैक्चुअल चीजें, बट उसके साथ थोड़ी कॉमन। इसलिए जो भी मैं मैराथन सेशन ज्योग्राफी में आपको समझाता हूँ चीजों को रिलेट करके, वो आपको वहां पर हेल्प करेगा, ठीक है। दिस इज क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। यहां पे बता रहा है कौन सा लेजिस्लेटिव कैपिटल। देखो मुझे ये नहीं पता था वैसे कि महाराष्ट्र की नागपुर, ये मुंबई वगैरह है, बट मैंने कॉमन सेंस लगाई महाराष्ट्र में कहां पर समर और कहां पर विंटर्स। कोई थोड़ी तो कॉमन सेंस लगाओ। क्या महाराष्ट्र पे समर्स और विंटर्स वाला कंसेप्ट है? जिसने ये क्वेश्चन गलत किया हो तो वो सोचो फिर वो कर क्या रहा है। महाराष्ट्र में समर्स विंटर्स तो है ही नहीं, पहली स्टेटमेंट तो है ही गलत है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट गलत है, इसका मतलब ये आपका ऑप्शन बी तो है गलत है और ऑप्शन डी भी गलत है। बस आपको चेक करना है कि खाली सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है या आपकी सेकंड और थर्ड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। हिमाचल प्रदेश की शिमला जो है समर कैपिटल है, धर्मशाला विंटर है। उत्तराखंड की गैरसैंण जो है समर है, देहरादून विंटर है, ठीक है। दिस इज क्लियर। जैसे जस्ट लाइक जम्मू कश्मीर में जम्मू जो है विंटर कैपिटल और कश्मीर जो है वो जो है समर कैपिटल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी बर्फबारी वगैरह ठंडा वाला मौसम होता है। बट अदरवाइज महाराष्ट्र में कौन सी समर और विंटर कैपिटल, वहां पर तो गड़बड़ होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। कहां पर? महाराष्ट्र में। तो वो तो आपको इजिली एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ फिजिक्स
जिसने जनरल साइंस के सेशन देखे होंगे ना, ये दो पीछे वाले, ये जनरल साइंस के क्वेश्चन वहां से हो जाने चाहिए थे आपके, ठीक है। मैं अभी बताऊंगा कैसे। पहला क्वेश्चन कहता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ फिजिक्स व्हाई डू वी यूज अ कन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर। मैंने आपको बताया था भाई, ये दो सेशन ही डाले मैंने जनरल साइंस के, अभी एमसीक्यू कम रिवीजन सेशन। टोटल मुझे लगता है दो सेशंस में 55 के करीब क्वेश्चन मैंने कवर करवाए थे, ठीक है। और उसके थ्रू मैंने आपको समझाया था, एक एक घंटे के सेशन थे। जिसने वो देखे होंगे, ये जनरल साइंस में गलती नहीं होगी आई थिंक, और थोड़ी कॉमन सेंस भी लगाई होगी। मैंने आपको वहां पे पढ़ाया था कि वी हैव कनकेव मिरर्स एंड वी हैव कन्वेक्स मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर जो है वो कन्वर्जिंग है, मतलब जब भी लाइट उस पर पड़ेगी वो उसको कन्वर्ज करके एक पॉइंट में लेके जाएगा। बट कन्वेक्स मिरर जो है वो डाइवर्जिंग होता है, उस पर लाइट पड़ेगी वो उसको आगे पीछे ले जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको बोलता इसी का उल्टा काम करते हैं लेंसेज। जो काम कनकेव मिरर करता है वो कन्वेक्स लेंस करती है, जो कन्वेक्स मिरर करता है वो कनकेव लेंस करती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था। अब जो तो कन्वर्ज कर रही है, मैंने आपको बोलता कन्वेक्स मिरर कहाँ पर यूज होता है सर, शेविंग के लिए यूज होता है। क्यों? क्योंकि हमें जब हम शेव करते हैं हमें एक्जैक्टली एक पॉइंट देखना होता है, तो हम कन्वेक्स मिरर का यूज कर सकते हैं। बट मैंने आपको बताया था कन्वेक्स मिरर जो है रियर व्यू मिरर यूज करता है, क्योंकि मान लो हमने गाड़ी में पीछे देखना है तो हमें बड़ी फील्ड चाहिए, तो हमें डाइवर्जिंग मिरर चाहिए, तो डाइवर्ज करने वाला कन्वेक्स है, इसलिए हम वो यूज करते हैं, ठीक है। और अगर ये रियर व्यू मिरर, जब भी आप अपनी मिरर में पीछे देखते हो, वो हमेशा इरेक्ट और डिमिनिश इमेज बनाता है। मतलब जब आप मिरर में, अब आपने कभी भी अपने मिरर में देखा होगा, तो मिरर में जब भी आप पीछे देखते हो तो वो बताओ कि वो क्या इरेक्ट होता है क्या, मतलब दो, एक होता है रियल का मतलब होता है, रियल का मतलब होता है एक्चुअल जो मीटिंग ऑफ द पॉइंट से बनती है इमेज। इन्वर्टेड का मतलब था उल्टा, ठीक है। वर्चुअल और इरेक्ट मतलब होता है सीधा, ठीक है। इरेक्ट होता है सीधा। तो जब भी आप पीछे देखते हो, आप मान लो मिरर में पीछे देख रहे हो, तो आपको गाड़ी सीधी दिखती है कि उल्टी दिखती है? सीधी दिखती है, और डिमिनिश छोटी सी दिखती है, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट थी। इट हैज अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज इट कर्व्ड आउटवर्ड। इसका वाइडर फील्ड व्यू है, मतलब पीछे काफी एरिया हमें दिख जाता है इसमें से, क्योंकि इसका जो है कर्व्ड आउटवर्ड है। तो देखो कर्व्ड आउटवर्ड है, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट थी। अब ये बोल रहा है इट फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मिरर। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। देखो जो आपका कनकेव मिरर है ना, वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, बट कन्वेक्स मिरर जो है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, ठीक है। तो रियल इमेज वाला स्टेटमेंट ये गलत स्टेटमेंट थी, तो ये आपकी स्टेटमेंट गलत थी, पहली दो स्टेटमेंट करेक्ट थी, ठीक है। अगर आपने थोड़ा बहुत ही भी फिजिक्स पढ़ी होती तो आप इस क्वेश्चन को इजिली कर सकते हैं। मतलब सिंपली मेरा कहने का मतलब, अगर आपको नहीं समझ में, वापस बता देता हूँ। जो आपका कनकेव मिरर है ना, ये कनकेव की बात कर रहा हूँ, जब इस पे लाइट गिरती है, देखो ये लाइट गिरेगी, ये एग्जैक्टली यहाँ पर आके मीट करेगी ना, तो ये एक तरह का रियल है, क्योंकि एग्जैक्टली लाइट आके यहाँ पर मीट करी है, तो ये रियल है। बट जो आपका कन्वेक्स मिरर होता है ना, अब मान लो ये यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया, तो इमेज तो जहाँ पर दो लाइट मिलेंगी तो वो पता चलेगा ना हमें, तो बट ये मिलते पीछे जाके, मिरर के पीछे जाके मिलते हैं। जब भी कोई लाइट मिरर के पीछे जाके मिलेगी वो रियल नहीं हो सकती। रियल ये है जो कनकेव मिरर बनाता है, कन्वेक्स मिरर हमेशा रियल नहीं बनाता है। कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। तो यहां पर था कि इट फॉर्म्स अ रियल इमेज, तो कन्वेक्स मिरर रियल इमेज बना ही नहीं सकता, वो कनकेव मिरर का काम है। और दूसरी बात, कन्वेक्स मिरर जब भी इमेज बनाएगा वो सीधी इमेज बनाएगा, बट कनकेव बनाएगा उल्टी इमेज, इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। तो यहाँ पर सीधी इमेज वाला कंसेप्ट है, क्योंकि पीछे गाड़ी देखो तो सीधी दिखती है। ये कल सेशन हुआ ना जो जनरल साइंस का एमसीक्यू मैराथन सेशन, उसमें मैंने आपको ये सारे पढ़ाए हुए थे, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था, इन सब के मैंने बताए थे इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको बताया, वो सेशन देख लेना, पड़े हुए यूट्यूब में। मैं जिनके भी आने वाले एग्जाम्स में जनरल साइंस है, तो जो मैंने पिछले एक हफ्ते में 2 सेशंस डाले हुए हैं जनरल साइंस के एमसीक्यू को मैराथन सेशन, उनको अच्छे से देख के जाना आने वाले पेपर्स में। देखो सबसे पहली बात, हाइपोथैलेमस, मैंने ब्रेन के पार्ट्स ही बताए थे। हाइपोथैलेमस कहाँ पर होता है ये सब बताया था। हाइपोथैलेमस का काम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करना, और पिट्यूटरी ग्लैंड का काम है ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करना, जो हमारी बॉडी में ग्रोथ को देखता है। इसी को पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, ठीक है। सेकंड देखो थाइमस ग्लैंड, जो थाइमस ग्लैंड है वो बेसिकली, थाइमस ग्लैंड जो है, थाइमस ग्लैंड का क्या काम है? देखो थाइमस ग्लैंड जो है हमारी बॉडी में, उसका काम है बेसिकली, थाइमस ग्लैंड जो है वो ज्यादा होगा इन्फेंट्स में, श्रिंक होता है एज के साथ, और ट्रेन करता है टी सेल्स को, ठीक है। ये यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट थी। जो थायराइड ग्लैंड है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को देखता है। मान लो थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, अगर इसका मिसबैलेंस हो तो गाइटर हो जाता है बंदे को, ठीक है। और ये हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को देखता है, बॉडी एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मतलब बॉडी में कोई जुड़ के सेल्स नए बन रहे हैं या टूट रहे हैं, ये सारा वही देखता है। और पीनियल ग्लैंड मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ था, वो हमारे स्लीप पैटर्न को देखता है, हम कब उठते हैं कब सोते हैं, ये सारे रेगुलेट करने का काम पीनियल ग्लैंड का है, ठीक है। दिस इज क्लियर, यहां पर भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 88, भाई ये क्वेश्चन भी पढ़ाया था मैंने वहां पर आपको, सोडियम बाइकार्बोनेट की एग्जांपल लेके, ठीक है।
और थोड़ा कॉमन सेंस यहाँ पे लगाए थे, तो एक तो आपको पता होना चाहिए था कि सोडियम बाइकार्बोनेट माइल्ड बेस है, मैंने बताया था, तो ये क्वेश्चन निकल जाता। बोथ एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हमें बताना है इनकरेक्ट, गलत बतानी है यहाँ पे, ये देख लेना ठीक, करेक्ट नहीं बतानी। देखो दोनों एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को इसलिए कंडक्ट करते हैं क्योंकि वो आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो बिल्कुल जो एसिड है बेसिकली वो H पॉजिटिव आयन और बेस जो है OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, हमें रॉन्ग बतानी है। सेकंड स्टेटमेंट जो आपकी इसमें कहता है, सेकंड स्टेटमेंट कहता है एंटासिड्स आर वीक बेसिस दैट न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड। बिल्कुल, मान लो आपको एसिडिटी होती है, आप सोडियम बाइकार्बोनेट ले लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट एक वाइल्ड बेस है, आपकी बॉडी में एसिडिटी है, उसको न्यूट्रलाइज करता है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। एसिडिक सोल्यूशन टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, भाई जो एसिडिक सोल्यूशन होती है वो ब्लू लिटमस को रेड करती हैं, और जो बेसिक सोल्यूशन होती है वो उसको रेड को ब्लू करती हैं। तो ये उल्टा कर दिया था, रेड को ब्लू करने वाली बेसिक सोल्यूशंस होती हैं, ना कि एसिडिक सोल्यूशन। तो एक तो इनकरेक्ट में ये आएगी, ठीक है, थर्ड वाली इनकरेक्ट है। और बाकी उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिनोल्थलीन जो है रिमेन्स कलरलेस इन एसिडिक सोल्यूशन बट टर्न्स पिंक इन बेसिक सोल्यूशन। जो फिनोल्थलीन है वो कलरलेस होता है एसिडिक और न्यूट्रल सोल्यूशंस में, और बेसिक सोल्यूशंस में वो पिंक हो जाता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है हमें बतानी है, ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, हमें इनकरेक्ट बतानी है। लास्ट देखो, टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज अबव 8 में। देखो जब हमारे माउथ में एसिडिटी होती है तो हमारा टूथ खराब होता है, तो एसिडिक होने के लिए 7 से कम वैल्यू होनी चाहिए, 8.5 से अबव बता रहे, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो हमें गलत बताई थी, और थर्ड और फिफ्थ स्टेटमेंट हमारी गलत है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। वापिस ये सारी स्टेटमेंट समझाऊंगा क्योंकि ये अपने आप में एक एक कंसेप्ट है यार, ये तो समझो। जो भी एसिडिक सोल्यूशन या बेसिक सोल्यूशन होती है, देखो कोई भी एसिड है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट इसलिए करता है क्योंकि एसिडिक सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयन हो, जो आयन होते हैं ना वही कंडक्ट करते हैं, और बेसिक सोल्यूशन में OH नेगेटिव आयन है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट ठीक थी। एंटासिड्स मतलब जो एसिडिटी को खत्म करने वाला, मतलब माइल्ड बेस जो होते हैं, ये वीक बेस होते हैं और न्यूट्रलाइज करते हैं एक्सेस एसिड इन स्टोमक, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। एसिडिक सोल्यूशन जो होती है वो ब्लू, एसिडिक याद रखना, जो एसिडिक सोल्यूशन है ना वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करती है, और जो बेसिक सोल्यूशन है वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करती है। इन्होंने उल्टी स्टेटमेंट लिख दी थी, ठीक है, तो इसलिए गलत है। फिनोल्थलीन जो है, देखो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें पीएच वैल्यू बताती है, मतलब कोई चीज एसिड है या बेसिक है, उसमें फिनोल्थलीन हो गया। फिनोल्थलीन अगर आप किसी एसिडिक सोल्यूशन में डालोगे ना तो ये बेसिकली कलरलेस हो जाएगा, ये याद रखना, और पिंक कलर में हो जाएगा जब इसको बेसिक सोल्यूशन में डालो, तो आपको पता चल जाएगा बेसिक कौन सी है और एसिडिक कौन सी है। इसी तरह आप लिटमस पेपर का यूज करते हो, रेड या ब्लू हो जाता है, ठीक है, अगर एसिडिक सोल्यूशन है लिटमस पेपर रेड हो जाएगा, अगर बेसिक सोल्यूशन है लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा। फिर आप उसका मिथाइल ऑरेंज का यूज करते हो, ये सारे पीएच इंडिकेटर, ये आपके एनसीईआरटी की बुक में लिखा हो, एनसीईआरटीज आर इंपॉर्टेंट, उसके बिना ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं होंगे, मैं पहले ही बता के चल रहा हूँ। 9th-10th की जनरल साइंस एनसीईआरटी से पढ़ना। टूथ डिके तब होता है जब पीएच माउथ की 8 नहीं, टूथ डिके तब होता है जब पीएच माउथ की 5.5 होती है, मतलब लेस देन 7 तो होना ही चाहिए था ना। अगर माउथ में एसिडिटी होगी तो ही तो आपका टूथ खराब होगा, बेसिक में कहां खराब होगा, तो इसकी लेस देन 7 होना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन कंटेक्स्ट ऑफ सैनिटेशन, एक तो पहला वो करंट अफेयर्स वाला क्वेश्चन जो है उसमें पहला क्वेश्चन मुझे नहीं पता था उसका नाम, दूसरा क्वेश्चन तो वो इजी था, वो मैंने देखा था करंट में, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन मुझे ग्रे वाटर के बारे में भी नहीं पता, बाकी इसको छोड़ के ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो मुझे नहीं आता था, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया और आपको भी आना चाहिए था, क्योंकि ये सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको एक एक कंसेप्ट अच्छे तरीके से पढ़ाया, बट फिर आप जब खाली आंसर देके आगे बढ़ जाते हो, साथ में जो एक्सप्लेनेशन देता हो वो ना सुनते हो ना लिखते हो, तो फिर तो गलत होंगे, ठीक है, फिर गलत होंगी चीजें। नेक्स्ट देखो, और अगर अभी तक ये सेशन पसंद आ रहा है, इट हार्डली टेक्स अ सेकंड टू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। और जो भी बच्चे नए हैं, अगर आपको कोई भी टॉपिक के रिलेटेड वीडियो चाहिए, आप उसका नाम लिखो, अवेकनिंग क्लास से आपको वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट देखो, इन द कंटेक्स्ट ऑफ सैनिटेशन में ग्रे वाटर जो है वो वेस्ट मैनेजमेंट किसके अंदर, देखो ग्रे वाटर वो होता है जो हमारे बाथरूम, किचन, लॉन्ड्री एक्टिविटीज से, टॉयलेट का पानी छोड़ के वो सारा ग्रे वाटर में आता है, ठीक है। ये इन सारे पानी को क्या बोलते हैं हम, ग्रे वाटर। तो मतलब मान लो फिर जो हमारा टॉयलेट वाला पानी होगा, टॉयलेट वाला पानी मतलब जो हमारा यूरिन या फीकस जिसमें होता है उसको बोलते हैं ब्लैक वाटर। क्या बोलते हैं, ब्लैक वाटर। ये एक आपका डाउट मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। ग्रे वाटर होता है, मान लो बाथरूम का पानी या किचन से पानी, ये सारा ग्रे वाटर है, बट लॉन्ड्री से पानी आ रहा है। बट अगर जो टॉयलेट का एक्सक्रीटा वाला जो पानी है या यूरिन जिसमें है वो सारा किस में आता है, उसको हम बोलते हैं ब्लैक वाटर, ठीक है। इसके बाद जो हमारे एक सीवेज होता है, सीवेज हम किसको बोलते हैं, सीवेज होता है जिसमें ब्लैक वाटर या ग्रे वाटर में से कोई भी हो, ठीक है, वो सारा सीवेज में आ जाता है, ठीक है। ये सारी सीवेज की पाइप्स होती हैं वगैरह, आपको पता है, उसमें वॉशरूम का पानी भी जा रहा है, उसमें टॉयलेट्स का पानी भी जा रहा है, ठीक है। फिर एक होता है रिक्लेम्ड वाटर या ट्रीटेड वाटर, ठीक है। रिक्लेम्ड
वाटर वो होता है जिस पानी के आपने ट्रीटमेंट कर दिया, उसके बाद वो साफ हो गया, उसको बोलते हैं रिक्लेम्ड या ट्रीटेड वाटर। ये भी याद करें, पूछ सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था यार, ये भी पढ़ाया हुआ था कि टीबी के अगेंस्ट किसकी कौन सी वैक्सीन यूज होती है। तो आपकी बीसीजी वैक्सीन जो है टीबी के अगेंस्ट यूज होती है, ठीक है। पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो इंडिया में चल रहा है, उसमें बर्थ के टाइम में कौन सी वैक्सीन स्ट्रिक्टली दी जाती है टीबी के अगेंस्ट, दैट इज बीसीजी, बैसिलस कैलमिट-ग्यूरिन, ठीक है। ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन जो है पोलियो के अगेंस्ट दी जाती है। इसमें तो कुछ इतना बताने वाला नहीं है, ये आप सबको ऑलरेडी पता है ओपीवी वैक्सीन जो है किसके लिए दी जाती है। सेकंड जो आपकी रोटा वायरस वैक्सीन है, ठीक है, आपको ये थोड़ा पूछा जा सकता है रोटा वायरस वैक्सीन क्यों दी जाती है। देखो रोटा वायरस वैक्सीन जो है वो रोटा वायरस के अगेंस्ट दी जाती है। अब रोटा वायरस क्या कॉज करता है? रोटा वायरस जो है कॉमन कॉज है डायरिया और वॉमिटिंग। जो हमें कई बार डायरिया या वॉमिटिंग हो जाता है ना, तो वो सारा वो अगर रोटा वायरस की है तो उसके लिए जो बच्चों को वैक्सीन दी जाती है, दैट इज नोन एज रोटा वायरस वैक्सीन। एक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन, एचपीवी वैक्सीन, ये किसके अगेंस्ट दी जाती है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है उसके अगेंस्ट दी जाती है। ये एक इतना खतरनाक वायरस है जिसमें 90% जो सर्विकल कैंसर होते हैं ना वो इसकी वजह से होते हैं, तो उसके अगेंस्ट एचपीवी वैक्सीन दी जाती है, ठीक है भाई। वैक्सीन देखो, इसमें पता है क्या क्वेश्चन आएगा पेपर में, किसकी कौन सी वैक्सीन दी जाती है, किसकी कौन सी जो है, उसका कौन सी डिसीज बैक्टीरियल है या फंगल है, उसको कौन कॉज करता है। डिसीजेज में बायो का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर जीके इंडिया वाला पोर्शन। अब हम जीके जम्मू कश्मीर वाला अगर तुम बोलोगे तो मैंने इतना ही लाया आज, इसके बाद जीके जम्मू कश्मीर स्टार्ट होगी ना, कौन सी ट्रिब्यूटरी है रिवर सिस्टम चेनाब किसकी, इंडस की ट्रिब्यूटरी, बट इन डेप्थ देखेंगे और भी क्वेश्चन जो है। तो अगर आप बोलोगे तो जीके जम्मू कश्मीर, इसी तरह हम मैथ रीजनिंग, इसी तरह हम आपका इंग्लिश सारा इस पेपर को हम रिवाइज कर लेंगे। बट आप बोलोगे तो अदरवाइज नो नीड ऑफ दैट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, हम और बाकी जो जो मैंने जैसे जैसे बताया, जिन जिन टॉपिक पे एम्फेसाइज करना वो हम करेंगे। बाकी आपके जो भी बच्चे यहाँ पर सेशन देख रहे हैं, आप यूट्यूब में जाओ, अच्छे से पढ़ो, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। और जो जूनियर असिस्टेंट के बच्चे हैं, जिनके जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम है, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके सेक्शनल और फुल लेंथ बिल्कुल ऐसे ही जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड मैंने वेबसाइट में डाल दिए हैं। awakeningclasses.in में जाके आप वहां पर टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। सेकंड, गूगल में जाना, सिंपली लिखना awakeningclasses.in, आपको मिल जाएगी। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, आपकी एक मैराथन सेशन वाली प्लेलिस्ट है मेरे यूट्यूब में, उसके सारे सेशंस लगा लो, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। ये मैं आपको बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहीं पर शेयर करता हूँ। रीजनिंग और क्वांट की मेरी सीरीज चल रही है, जिसमें एक सेशन आ गया और एक सेशन कल आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक सेशन में हमने जो है बेसिकली कोडिंग डिकोडिंग लेटर सीरीज को कवर किया था। अब नेक्स्ट सेशन में हम नंबर सीरीज और डायरेक्शन सेंस को कवर करेंगे, इसी तरह हम क्वांट भी कवर करेंगे। दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।